नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा अकाउंटिंग इन सर्विस सेक्टर विषय अंतर्गत अपनी दूसरी प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूं। इसके पूर्व की अर्थात प्रथम प्रस्तुति में हमने अपना अध्ययन होटल व्यवसाय पर केंद्रित किया था। उस प्रस्तुति के माध्यम से हमने होटल व्यवसाय के संबंध में सामान्य जानकारियों के अतिरिक्त होटल व्यवसाय के आय के स्रोत, उनकी व्यय की मदें तथा लेखांकन में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली के प्रथम 4 बिंदुओं तक का अध्ययन पूर्ण किया था। उसके आगे का अध्ययन इस प्रस्तुति के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, 5वें क्रम में हमें कमरे का किराया या फेयर ऑफ रूम किस तरीके से इसकी गणना की जाती है, इसके लिए एक सूत्र आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित किया गया है। रूम रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन प्लस एक्सपेक्टेड फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ अवेलेबल रूम्स दैट कैन बी लेट आउट के माध्यम से हम रूम किराया दर की गणना करते हैं। यह इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक होटल को प्राप्त होने वाली टोटल रेवेन्यू में से इसका शेयर लगभग 60% होता है। इसका भली भांति अध्ययन करने हेतु हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे और अधिक स्पष्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन में इसका एक उदाहरण प्रदर्शित किया गया है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं उक्त उदाहरण को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक होटल के मालिक के द्वारा प्रदत्त निम्न सूचनाओं के आधार पर आप उसे यह बताइए कि वह अपने होटल की किराया कमरा दर क्या रखे जिससे कि वह ब्याज के अतिरिक्त अन्य लागत पर 25% लाभ कमा सके। तो देखिए, इस प्रश्न का जो मुख्य अध्ययन का क्षेत्र है वो यह है कि आपसे किराया दर की गणना करने को कहा जा रहा है, साथ ही यह अपेक्षा के साथ कि टोटल कॉस्ट में 25% प्रॉफिट जोड़ना है अदर देन इंटरेस्ट। अन्य मदों की तरफ ध्यान दें। स्टाफ सैलरी 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, इसके अलावा कमरे के परिचायक का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन। इसके संबंध में यह बताया जा रहा है कि वेतन दैनिक आधार पर दिया जाता है और कमरा परिचायक की सेवाएं तभी आवश्यक होती हैं जबकि कमरा बुक हो तथा एक कमरे में एक कमरा परिचायक होता है। आगे देखें, प्रकाश, तपन व शक्ति सामान्य प्रकाश व्यय एक कमरे के लिए यदि वह पूरे माह बुक रहता हो तो 5,000 रुपये प्रति कमरा है। शक्ति का उपयोग केवल जाड़ों में होता है तथा प्रति माह का सामान्य व्यय यदि कमरा बुक हो तो 2,000 रुपये प्रति कमरा है। इसके अतिरिक्त भवन की मरम्मत 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, लीनन आदि 48,000 रुपये प्रति वर्ष, विविध व्यय 66,000 रुपये प्रति वर्ष, आंतरिक सज्जा एवं उपकरण 1 लाख रुपये प्रति वर्ष, भवनों की लागत 40 लाख रुपए, इसमें अवक्षय 5% की दर से गणना करना होगा। अन्य उपस्कर की लागत 10 लाख रुपए, इस पर अवक्षय की दर 10% है और भवन व उपस्कर में लगे 50 लाख रुपए के विनियोग पर 5% ब्याज लगाना है। अर्थात जो ऊपर प्रश्न के प्रारंभ में कहा गया है कि ब्याज के अतिरिक्त अन्य लागत पर 25%, मतलब कुल लागत में यह 5% ब्याज तो जुड़ेगा लेकिन लाभ की गणना करते समय इसे छोड़ दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य स्पष्टीकरण यह है कि होटल में 10 कमरे हैं जिनमें से 80% कमरे ग्रीष्म ऋतु में तथा 30% कमरे शीत ऋतु में बुक होते हैं। आप यह मानिए कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु प्रत्येक 6 माह की होती है तथा गणना हेतु माह में सामान्य रूप से 30 दिन होते हैं। तो चलिए मित्रों, इस प्रश्न का हल देखें। आपके समक्ष स्क्रीन में हमने हल प्रस्तुत किया है। देखिए, हल में स्क्रीन में बाएं हिस्से में हमने एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया है और इसके लिए लागत लेखांकन के नियमों का पालन किया गया है। अर्थात जैसे लागत लेखांकन के अंतर्गत टेंडर प्राइस बनाई जाती है उसी प्रकार हम पहले होटल व्यवसाय की कुल लागत की गणना करेंगे। कुल लागत में जो व्यवसायी जितना लाभ चाहता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, उस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को जोड़ेंगे। उससे टोटल जो सेलेबल वैल्यू है जिसे प्राप्त करने से
एक व्यवसाय के या होटल व्यवसाय के व्यवसायी को 25% का लाभ प्राप्त होगा, उस कीमत को हम टोटल जो कमरे किराए में दिए जाएंगे उससे भाग देकर प्रतिदिन किराया दर की गणना करेंगे। तो इस निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत अपनी गणना आरंभ करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हमने सबसे पहले लिया है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी 8 लाख रुपए है, यह प्रश्न में दिया गया है। दूसरा है रूम अटेंडेंट सैलरी। रूम अटेंडेंट सैलरी की गणना करने के लिए आप अपना ध्यान वर्किंग नोट पर लेकर आएं। वर्किंग नोट में हमने होटल व्यवसाय के कमरों की संख्या 10 इस पर गुणा किया है। समर सीजन को पहले लिया है जिसमें 10 कमरे हैं। समर सीजन में 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु 6 माह की होती है तो गुणा 6। और अटेंडेंट को एक दिन कार्य करने का 200 रुपये वेतन दिया जाता है। तो इस तरीके से 10 कमरों का 80%, उसे 30 से गुणा कर, 6 से गुणा कर, फिर 200 से गुणा किया तो बराबर 2,88,000 रुपये समर सीजन में रूम अटेंडेंट की सैलरी बनेगी। विंटर सीजन में कमरों की संख्या 10 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट कम हो जाता है, 30% ही रहते हैं। तो हम 10 कमरों का 30% निकाल लें। एक माह में 30 दिन होते हैं तो उस 30% निकाली गई जो अंक है उसमें 30 का गुणा करें। शीत ऋतु 6 माह की है, 6 से फिर गुणा करें। और एक दिन का परिचायक को 200 रुपये वेतन देना है तो 200 से गुणा करेंगे। तो इस तरीके से शीत ऋतु पर अटेंडेंट सैलरी 1,08,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और इन दोनों का योग बराबर 3,96,000 रुपये टोटल अटेंडेंट सैलरी होगी, जिसे हम स्टेटमेंट में हमने ला लिया है। अगले क्रम पे लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस को देखें। इसे भी हमने वर्किंग नोट में क्लियर किया है। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस प्रश्न में बताया गया है कि एक माह का 5,000 रुपये लगता है उस अवधि के लिए जब ये कमरे बुक रहते हैं। तो बुकिंग के लिए जो प्रश्न में निर्देश दिए गए हैं तदनुरूप हमने समर की गणना और विंटर की गणना अलग अलग की है। वर्किंग नोट पर ध्यान दें। समर में 10 कमरे, इन 10 कमरों में 80% ऑक्यूपेंसी और ये अवधि 6 माह की होती है तो इंटू मल्टीप्लाइड बाई 6 और एक माह का 5,000 रुपये खर्च आता है, एक्सपेंसेस आता है, तो उससे 5,000 से गुणा किया तो लाइटिंग एंड हीटिंग पर समर सीजन में 2,40,000 रुपये का व्यय होगा। विंटर सीजन में सेम 10 कमरे, 30% ऑक्यूपेंसी रेट और 6 माह का समय और एक्सपेंसेस सेम 5,000 की दर पर या 90,000 होगा। 2,40,000 और 90,000 इन दोनों को जोड़ने से कुल लाइटिंग एंड हीटिंग पर 3,30,000 रुपये का व्यय होटल व्यवसाय को वहन करना होगा। पावर के संबंध में यह बताया गया है कि पावर सिर्फ शीतकालीन जो ऋतु होती है उसमें ही व्यय किया जाता है। तो 10 कमरे हैं, इन 10 कमरों पे 30% शीतकाल में ऑक्यूपेंसी रेट होता है और ये 6 माह की अवधि होती है शीतकाल की, तो मल्टीप्लाइड बाय 6 और 2,000 रुपये प्रति माह पावर पर व्यय। इस तरीके से इस गणना से 36,000 रुपीज़ का व्यय भी हमने स्टेटमेंट के अंतर्गत पावर हेड पर शामिल कर लिया। इसके अलावा आगे देखें, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 1 लाख रुपए ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसे भी हमने ले लिया। देन लीनेन एक्सेट्रा पे 48,000 व्यय है, इसे भी हमने प्रश्न से उठा लिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस 66,000 है, ये सब फिक्स एक्सपेंसेस हैं, इसे भी ले लिया। इसके बाद इंटीरियर एंड फर्निशिंग के चार्जेस हैं 1 लाख, ये भी ले लिया। अब इसके बाद अगले क्रम पर डेप्रिसिएशन है, इसे हम वर्किंग नोट पे हमने कैलकुलेट किया है। देखिए, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे निकाला गया है। बिल्डिंग की कॉस्ट 40,000 दी हुई है क्वेश्चन पे, उसका 5% 2 लाख रुपए और अदर जो फिक्चर्स दिए हुए हैं उसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए, उस पर 10% की दर से यह 1 लाख कुल डेप्रिसिएशन हुआ 3 लाख रुपए, ये भी हमने स्टेटमेंट में शामिल कर लिया है। फिर उसके पश्चात इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की गणना प्रश्न में बताया गया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो बिल्डिंग और अदर फिक्चर्स पे 50 लाख रुपए किया गया है उस पर व्यवसायी को 5% ब्याज देना है, इसे भी व्यय में शामिल किया जाएगा। तो 50 लाख का 5% इंटरेस्ट की गणना कर हमने इस 2,50,000 रुपये को भी यहाँ स्टेटमेंट के अंदर सम्मिलित कर लिया। इस तरह पहले बिंदु से लेकर 10वें बिंदु तक के कुल व्ययों का टोटल 24,26,000 रुपये
हुआ। अब इस 24,26,000 रुपये के कुल लागत को प्राप्त कर लेने के पश्चात हमें इसमें लाभ जोड़ना है। लाभ जोड़ने के संबंध में प्रश्न में यह स्पष्ट निर्देश है कि कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट करना है। अर्थात 24,26,000 रुपये जो लागत है, इसमें 2,50,000 रुपये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शामिल है उसे पहले कम किया जाएगा। तो 24,26,000 में से हमने 2,50,000 रुपये कम किया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है जिस पर लाभ की गणना करनी है वो हुआ 21,76,000 रुपये। प्रॉफिट 25% इस पर जोड़ना है, तो 21,76,000 रुपये का 25% भी हमने 5,44,000 रुपये आया गणना से, इसे लाकर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो कुल लागत में जो अपेक्षित लाभ है उसे जोड़ने के बाद टोटल जो सेलेबल प्राइस आई, जो विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ वो हुआ 29,70,000 रुपये। यानी अगर वर्ष भर में होटल व्यवसायी को 29,70,000 रुपये प्राप्त होता है तो उसे अपनी लागत पर 25% के लाभ, अपेक्षित लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसे प्रतिदिन के आधार पर परिवर्तित करने हेतु हमने, आप पुनः वर्किंग नोट में देखें, रूम रेट की गणना की है। रूम रेट की गणना करने हेतु सूत्र वही है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो 29,70,000 रुपये है, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट है, यानी 24,26,000 धन 5,44,000 मिलाकर 29,70,000 रुपये हुआ। इसमें टोटल जो लेटेबल रूम्स का संख्या है 1980, इससे भाग देने से इसकी दर 1,500 रुपये प्रतिदिन के आधार पर इसकी गणना हुई। लेटेबल रूम्स पर डे की टोटल डेज गणना करने के लिए हमने, देखिए, रूम डेज भी इसमें कैलकुलेट किए हैं। समर वेकेशन पर, समर जो सीज़न होता है उसमें और विंटर सीजन होता है उसमें, समर सीजन में 10 कमरे हैं, 80% ऑक्यूपेंसी रेट होता है, 30 दिन होते हैं एक माह में, और ये 6 महीने का अवधि है, कुल 1,440 दिन। और विंटर सीजन में 10 कमरे, 30% ऑक्यूपेंसी रेट, 30 डेज़ होते हैं एक माह में, और 6 महीने का विंटर सीजन होता है। इस तरीके से इन 540 दिन और इन दोनों का योग 1980 दिन हुआ, जो कि गणना के लिए उपयोग में लाया गया है। तो मित्रों, इस तरीके से यह उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हम एक होटल व्यवसाय के लिए किस प्रकार रूम किराया दर प्रतिदिन के आधार पर गणना करते हैं। किंतु रूम किराया दर जो अतिथियों से ली जाती है उसे निर्धारित करने में कुछ अन्य पक्ष भी महत्वपूर्ण है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। हम संक्षिप्त में उन्हें भी समझ लें कि होटल कैसे स्थान पर स्थित है। अगर होटल कोई टूरिस्ट स्पॉट पर स्थित है तो किराए की ऊंची दर उच्च स्तरीय सेवाओं के साथ वसूली जा सकती है। अगर होटल सामान्य कमर्शियल एरिया में स्थित है तो ऐसी स्थिति में होटल की दर को कॉम्पिटिटिव रखना आवश्यक होगा। और यदि वो तीर्थ यात्रा इत्यादि के क्षेत्र में स्थित होटल है तो ऐसी स्थिति में सामान्य किराया दर के आधार पर यदि होटल अपनी दर को निर्धारित करे तो उसके होटल पे बुकिंग अच्छी आएगी। यानी इस बात का भी ध्यान रखते हुए होटल को अपने किराए के दर का जो उल्लेख है वह करना चाहिए। अब आइए हम अपना अध्ययन अगले क्रम पर लेकर चलते हैं, कमरा दर चार्ज करने की विधियां। होटल व्यवसाय में कमरा दर चार्ज करने की 3 विधियां प्रचलित हैं। इसमें पहली है 24 आवर्स सिस्टम, दूसरी है नाइट स्पेंट मेथड और तीसरी है चेकआउट टाइम मेथड। 24 घंटे की विधि का आशय ऐसा है जिसमें किराए की गणना 24 घंटे के आधार पर की जाती है, यानी अतिथि जिस समय होटल में प्रवेश करता है वह समय दर्ज कर लिया जाता है और जैसे ही उसका 24 घंटा पूरा होता है वैसे ही उसके एक दिन पूरा और उसके बाद क्रमशः इसी आधार पर आगे गणना की जाती है। और अगर यदि वह किसी दिन के भाग का प्रयोग करता है तो उस भाग को पूरा दिन मानते हुए अतिथि को किराया देना होता है। बिताई गई रात्रि के आधार पर बिताई गई रात्रि पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें कि एक समय रात का तय होता है जो सामान्य रूप से डिनर टाइम होता है। उस डिनर टाइम पर दिन पूरा माना जाता है। जैसे ही डिनर टाइम होता है वैसे ही अगले दिन की गणना, यानी एक दिन की गणना पूरी होकर अगले दिन की गणना वहां से आरंभ हो जाती है।
चेकआउट समय विधि ऐसी विधि होती है जिसमें कि होटल के द्वारा एक निर्धारित चेकआउट टाइम फिक्स होता है। अगर अतिथि उसके पहले कमरा खाली करता है तो वह उस दिन का किराया देता है, और यदि वो समय बीत जाता है तो उसे अगले दिन का भी किराया देना होता है। तो चलिए मित्रों, इन विधियों को हम छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। 24 आवर सिस्टम के लिए एक आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है। श्री अशोक 1 मई को प्रातः 10 बजे होटल महिंद्रा कान्हा में यूरोपियन योजना के तहत 24 घंटे या उसके किसी भाग के लिए 4,000 रुपये में कमरा लेते हैं। आपको निम्न परिस्थितियों में अशोक के द्वारा चुकाई जाने वाली राशि की गणना यह ध्यान में रखते हुए करना है कि होटल के द्वारा कमरा किराए के अलावा 10% सेवा शुल्क भी लिया जाता है। तो यहाँ कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें ध्यान रखना है। एक, किस तारीख को आ रहा है? 1 मई। समय आने का प्रातः 10 बजे। जो प्लान लिया जा रहा है वो यूरोपियन प्लान है, अर्थात सिर्फ एक भुगतान होगा। प्लान जो लिया जा रहा है वो है 24 घंटे या उसके किसी भाग के लिए। रूम रेंट है 4,000 रुपीज़ पर डे, और इसके अलावा 10% सेवा शुल्क भी उसे देना है। तो आइए, इस परिस्थिति में यदि अतिथि के लिए किराए की गणना करनी हो तो किराए की गणना विभिन्न वैकल्पिक अवस्थाओं में किस प्रकार की जाएगी, यह आपके समक्ष हम स्क्रीन में दर्शित कर रहे हैं। देखिए, पहली स्थिति में यदि अशोक 1 मई को आकर 1 मई को ही शाम को 5 बजे कमरा खाली कर दे तो ऐसी अवस्था में भी उसे एक दिन का किराया देना होगा, जो कि होगा 4,000 रुपये, और उस पर 10% सेवा शुल्क का जोड़कर 4,400 रुपये का भुगतान करना होगा। यानी अगर वो पूरा 24 घंटा नहीं भी रुकता तो दिन के किसी भाग के लिए उसे पूरे दिन का किराया देना होगा। अब यदि अशोक 2 मई को प्रातः 9 बजे कमरा खाली करते हैं तो भी ऐसी अवस्था में उन्हें एक दिन का ही किराया देना होगा, जो होगा 4,000 रुपये, और 10% सेवा शुल्क जोड़ने के पश्चात 4,400 रुपये का भुगतान उन्हें करना होगा। अशोक यदि 2 मई को अपराह्न 2 बजे कमरा खाली करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें 2 दिन का किराया देना होगा, क्योंकि जैसे ही एक दिन पूरा हुआ 10 बजे के समय जो उन्होंने चेक इन किया था, 2 मई को 10 बजे एक दिन पूरा हो गया, और 2 मई को वो अपराह्न 2 बजे खाली कर रहे हैं, तो उस दो दिन के उस भाग के लिए उन्हें पुनः एक पूरा किराया देना होगा। तो रूम जो रेंट पेबल होगा वो 2 दिन का 8,000 रुपये, और उस 10% उस पर सेवा शुल्क 8,800 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि अशोक 2 मई को रात्रि 10 बजे कमरा खाली करते हैं तो उस स्थिति में भी उन्हें 2 दिन का ही किराया देना होगा, जो कि 8,000 रुपये किराए की राशि, और उस पर 10% सेवा शुल्क 800 रुपये जोड़कर 8,800 रुपये का भुगतान अशोक को करना होगा। तो इस उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट है कि 24 आवर सिस्टम पे किस तरीके से किराए की गणना की जाती है। अगली विधि है बिताई गई रात्रि विधि। बिताई गई रात्रि विधि के अंतर्गत हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो यह देखना होता है कि इसमें सांध्यकालीन भोजन का समय क्या होता है। आइए इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें। अशोक 1 मई को प्रातः 10 बजे, जो चेक इन डेट है वो 1 मई है, समय जो है वो प्रातः 10 बजे है, कान्हा में यूरोपियन प्लान के तहत 4,000 रुपये में बिताई गई रात्रि दर पर कमरा किराए में लेते हैं। आपको निम्न परिस्थितियों में अशोक के द्वारा चुकाई जाने वाली राशि की गणना यह ध्यान में रखते हुए करना है कि होटल के द्वारा कमरा किराए के अलावा 10% सेवा शुल्क भी लिया जाता है। तो प्रमुख बातें क्या हैं? 1 मई डेट ऑफ चेक इन, टाइम इज़ 10 AM। इसके अलावा किराया दर है 4,000 रुपये प्रतिदिन, और सेवा शुल्क है 10%। मेथड है नाइट स्पेंट मेथड। इसमें बताया जा रहा है संध्याकालीन भोजन का समय रात्रि 9 बजे लिया जाएगा, अर्थात ये वो महत्वपूर्ण समय है जहां पर जाकर एक दिन की गणना पूर्ण होगी। तो आइए मित्रों, इस विधि के अंतर्गत हम विभिन्न परिस्थितियों की गणना आपकी स्क्रीन में प्रदर्शित कर रहे हैं। पहली स्थिति में देखें, यदि अशोक 1 मई को आकर 1 मई की ही शाम को 5 बजे कमरा खाली कर देते हैं तो भी ऐसी स्थिति में उन्हें मिनिमम रेंट एक दिन का 4,000 रुपये प्लस 10% सेवा शुल्क 400 रुपये जोड़कर 4,400 रुपये का भुगतान करना होगा। यदि अशोक 2 मई को प्रातः 9 बजे कमरा खाली करते हैं तो भी ऐसी स्थिति में नाइट स्पेंट हुआ 1, एक दिन का ही किराया उन्हें देना होगा, और एक दिन का किराया है 4,000 रुपये, उस पर 10% सर्विस चार्ज मिलाकर ये हो गया 4,400 रुपये का भुगतान।
तीसरी स्थिति में यदि अशोक 2 मई को अपराह्न 2 बजे कमरा खाली करते हैं तो अभी 9 नहीं बजा है, यानी डिनर टाइम नहीं आया है, इसलिए उन्हें एक ही दिन का किराया देना होगा जो होगा 4,000। 10% सेवा शुल्क जोड़कर कुल राशि देय होगी 4,400 रुपये। अब यदि अशोक 2 मई को रात्रि 10 बजे कमरा खाली करते हैं तो चूंकि डिनर टाइम 9 बजे है, 9 बजे एक दिन पूरा हो गया और 9 बजे के बाद पुनः दूसरा दिन आरंभ हो गया, तो 10 बजे खाली करने के कारण उन्हें 2 दिन का किराया देना होगा जो होगा 8,000 रुपये, और उस पर सेवा शुल्क के रूप में उन्हें 800 रुपये जोड़कर 8,800 रुपये का भुगतान करना होगा। चलिए मित्रों, तीसरी विधि है जो चेकआउट टाइम मेथड होती है। इसके अंतर्गत होटल के द्वारा एक समय निश्चित कर दिया जाता है, गणना उस समय पर ही आधारित होती है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करें। मिस्टर अशोक अराइव्स इन कान्हा एंड ऑक्यूपाइज अ रूम एट 2 PM ऑन 1 मई। अब ये 1 मई को आ रहे हैं, इनके आने का समय है अपराह्न 2 बजे। किराए की दर है 4,000 रुपीज़ पर डे एंड सर्विस चार्जेस एट द रेट ऑफ 10% अंडर यूरोपियन प्लान। तो सर्विस चार्जेस भी 10% लिया जाएगा और यूरोपियन प्लान है, अर्थात एक ही राशि का भुगतान ये करेंगे। चेकआउट टाइम ऑफ द होटल इज़ 12 नून, मतलब होटल के छोड़ने का समय है मध्याह्न 12 बजे। कैलकुलेट रूम रेंट पेबल बाय मिस्टर अशोक इन द फॉलोइंग केसेस। पहली स्थिति में इफ मिस्टर अशोक चेक्स आउट एट 8 PM ऑन 1 मई। अब वो 1 मई को आकर 1 मई को ही शाम को 8 बजे कमरा खाली कर देते हैं, तो भी ऐसी अवस्था में उन्हें एक दिन के किराए का भुगतान करना पड़ेगा जो 4,000 रुपये प्लस 10% टैक्स मिलाकर हुआ 4,400 रुपये। अगर सेकेंड सिचुएशन ए के बाद हम बी देखें, इफ़ मिस्टर अशोक चेक्स आउट एट 11 AM ऑन 2 मई। 11 AM मतलब यह चेकआउट समय के पहले, और चेकआउट समय के पहले अगर उन्होंने रूम खाली कर दिया तो ऐसी स्थिति में उन्हें एक ही दिन का किराया देना होगा। रूम रेंट 4,000 रुपये प्लस 10% सर्विस चार्ज मिलाकर 4,400 रुपये का भुगतान करना होगा। सी सिचुएशन देखें, इफ़ मिस्टर अशोक चेक्स आउट एट 5 PM ऑन 2 मई। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2 तारीख को 12 बजे चेकआउट समय बीतने के बाद दूसरा दिन आरंभ हो गया, इसलिए शाम को 5 बजे कमरा खाली करने के बाद भी उन्हें 2 दिन का किराया देना होगा जो कि होगा 8,000 रुपये, और इस पर 10% का सर्विस चार्ज, ये मिलाकर 8,800 रुपये का भुगतान अशोक को करना होगा। और चौथी स्थिति है, इफ़ मिस्टर अशोक चेक्स आउट एट 6 PM ऑन 3 मई। तो ये शाम को 6 बजे 3 मई को होंगे, तो ये ऐसी स्थिति में उन्हें 3 दिन का किराया देना पड़ेगा, और 3 दिन के किराए में यह 12,000 रुपये रूम रेंट, उस पर 10% सर्विस चार्ज 1,200 रुपये मिलाकर 13,200 रुपये का भुगतान श्री अशोक को करना होगा। तो मित्रों, ये होटल व्यवसाय के अंतर्गत जो किराया चार्ज करने की विधियां हैं, तो आज की प्रस्तुति के माध्यम से हमने होटल व्यवसाय में किराया दर की गणना और किराया दर चार्ज करने की विधियों का अध्ययन किया। आज की प्रस्तुति के माध्यम से हमने लेखांकन में किस तरीके से इन गणनाओं को सम्मिलित किया जाना है उसका आपके समक्ष अंकगणितीय प्रदर्शन किया। अब चूंकि लेखांकन विषय है, इसलिए अंकों से बचना संभव नहीं है। वायरस संक्रमण से बचने के लिए आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अध्ययनरत रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।